जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए आरपीएफ परीक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के साथ साथ उनके महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। और आज का प्रत्येक फैक्ट भी ऐसा होने वाला है जहाँ से आपको क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में दिखाई देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ सेलेक्टेड महत्वपूर्ण और क्वेश्चनों के साथ होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि हमने इस वीडियो में आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड रखे हैं। आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड है, जिससे आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा स्थल आपका राजस्थान में पाया जाता है, कौन सा स्थल गुजरात में और कौन सा स्थल आपका उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल आपका गुजरात में पाया गया है। तो बात करें जो गुजरात में पाया गया है, तो गुजरात में आपका धौलीविरा पाया गया है। आपका सी विकल्प में आपको धौलीविरा दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, कौन कौन से राज्य में आपके देखने को मिले थे। जैसे पहले बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो जो आपका मोहनजोदाड़ो था मेरे प्यारे साथियों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के आपके लड़काना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर है। तो ये कौन से जिले में है, तो ये जो आपका मोहनजोदाड़ो है ये आपका पाकिस्तान के आपको जिला भी याद करना है, लड़काना जिला कौन से जिले में है, लड़काना जिले में आपको देखने को मिला था। बात करते हैं बनवाली की, तो बनवाली कौन से राज्य में है, तो यह जो है हरियाणा राज्य में। बनवाली कौन से राज्य में है, बनवाली आपका हरियाणा राज्य के फतेहपुर जिले में। अगर हम जिले को भी देख लें, क्योंकि अक्सर जो बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, आपका यूपी के जो आपके यूपी स्टेट जो पीसीएस होते हैं, आपके यूपीएससी जैसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बल्कि वहाँ पर फैक्ट नहीं दिए जाते, वहाँ पर आपके थ्योरी के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बनवाली कहाँ पर स्थित है आपका, तो हरियाणा के ये फतेह आपका बाद में जिले में स्थित है। बात करते हैं कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसी के साथ साथ अगर हम पूछा जाए लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल भी आपका गुजरात में स्थित है। बात करें आलमगीरपुर की, तो आलमगीरपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के मेरठ में आपका आलमगीरपुर स्थित है। उसी के साथ साथ बात करें सुतकागेडोर की, तो सुतकागेडोर आपका पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है और मेहरगढ़ भी आपका पाकिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। तो ये कुछ आपके सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल दिए गए थे, जिनके से संबंधित आपको फैक्टों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। यानी क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान पर है जहां पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। तो आत्मज्ञान आपको पता होना चाहिए कहां पर प्राप्त किया था, आपका बोध गया में किया था। बोध गया आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी बोध गया यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोध गया यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में, जो कि रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पहला है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था आपका 563 ईस्वी में, 563 ईस्वी पूर्व आपका लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के निधन के बारे में, तो गौतम बुद्ध का निधन जो हुआ था वह आपका 483 ईसा पूर्व, यानी 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। और कहां पर हुआ था, कुशीनगर भारत में। कहां पर, कुशीनगर भारत में इनका जो हुआ था आपका निधन हुआ था। और बात करें जन्म की, तो जन्म जो हुआ था आपका लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बात करें इनका जन्म साथी कौन था, तो इनका जन्म साथी राजकुमारी यशोधरा, राजकुमारी यशोधरा जो थी आपकी गौतम बुद्ध की जन्म साथी थी। इसी के साथ साथ अगर बात करें इनके बच्चा, तो इनके बच्चा कौन था आपका बच्चे जो थे राहुल थे। और पिता की बात करें तो पिता कौन थे, तो
दुर्योधन आपके पिता थे। वहीं पर बात करें माता की, तो माता जो थी इनकी महामाया देवी थी। आपका जो इनका पालन पोषण, यानी जो आपके गौतम बुद्ध हैं, इनका पालन पोषण जो किया था महारानी की छोटी सगी बहन आपकी जो थी आपकी प्रजापति गोमती, महाप्रजापति गोमती ने जो आपके गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था और बौद्धिक व्रत के नीचे इन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट गौतम बुद्ध से संबंधित फैक्ट दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी। तो बात करें अगर हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना आपकी कब की गई थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1916 में की गई थी। 1916 आपको बी विकल्प में दिया गया है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित आपके स्थापनाओं के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना आपकी 1887 में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जबकि जो हमारा पहला प्रैक्टिस सेट था उसमें भी हमने कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय बताए थे, उनके संस्थापक बताए थे और किस स्थान पर है ये भी हमने बता दिया है, अगर आपने इससे पहला प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो। बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी आपकी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसी के साथ साथ बात करें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो दीनदयाल जो आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना भी आपकी 1957 में की गई थी। बात करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1920 में की गई। आपका राजर्षि आपका टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, आपकी 1998 में की गई थी। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना आपकी 1965 में की गई थी। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय की बात करें 1958 में की गई। और भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की बात करें, इसकी स्थापना भी आपकी 1998 में की गई थी। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपको अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय आपकी वरीयता मतगणना द्वारा आपका राष्ट्रपति चुना गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी कई बार गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आरपीएफ जो पिछली वाली वैकेंसी थी आपकी आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, एनटीपीसी 2021 वाली में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई जो हाल ही फिलहाल में भर्ती हुई थी, जिसके अभी जो हुई है पूरी हुई है, उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपका बीबी गिरी इसका आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने बीबी गिरी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इनके कई बार आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध, जो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था आपका 1965 में, उस टाइम पर किस राष्ट्रपति का शासनकाल चल रहा था। जैसे भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस टाइम पर आपका किसका शासनकाल चल रहा था, कौन से राष्ट्रपति थे। कांग्रेस की स्थापना के समय आपके राष्ट्रपति कौन थे, कांग्रेस की स्थापना के समय आपके राष्ट्रपति कौन थे। तो इस प्रकार के डिफरेंस प्रकार के राष्ट्रपति से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जब इनके आपका कालक्रम के बारे में पता होगा तो आप पता कर सकते हो। जैसे कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आप भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ 1965 में, तो 1965 में आपके राष्ट्रपति कौन थे आपको पता होना चाहिए। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार थोड़ा 1 मिनट में देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शासनकाल कब था, तो इनका 1952 से 1962 तक रहा था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें तो दूसरे राष्ट्रपति थे और 13 मई 1962 से लेकर आपका 13 मई
1900 आपका आपका क्या तक 68-67 तक आपका इनका शासनकाल रहा था। जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका शासनकाल देख सकते हैं आपका। इनका शासनकाल कब तक चला था? तो 69 तक चला था। बीबी गिरी की बात करें तो इनका शासनकाल 1969 से लेकर आपका जुलाई आपका 1969 तक रहा था। फखरुद्दीन अली अहमद उसके बाद 5वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद कौन से आए थे? नीलम संजीव रेड्डी आए थे। उसके बाद आपके स्वामी वेंकट रमन आए थे। फिर शंकर दयाल शर्मा आए थे और फिर आपके रमन नारायण आए थे। तो KR नारायण आए थे। तो इनका कई बार आपका क्रम से भी लगाने को पूछ लिया जाता है, तो आपको इनके क्रम के बारे में भी पता होना चाहिए। ये आपके राष्ट्रपति दिए गए हैं जिनके 14वां क्रम किसका था? द्रौपदी मुर्मू का। द्रौपदी मुर्मू का इनमें 14वां क्रम था और 25 जुलाई 2022 को इन्हें राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया था। और वर्तमान तक अभी तक जो है आपके राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चीन है, दूसरा देश कौन सा है? क्वेश्चन पूछा गया है। गोबी मरुस्थल जो है वे गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, जिनमें से एक देश तो आपका चीन है, तो दूसरा देश आपसे पूछा गया है। दूसरा देश क्या है? तो दूसरा देश जो है वह है आपका मंगोलिया। किसको अलग करता है? मंगोलिया को अलग करता है। आपको पता होना चाहिए, यानी मंगोलिया इसमें बी विकल्प में आपको दिया गया है। मंगोलिया आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मरुस्थलों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है। जैसे पहला हम बात करें अंटार्कटिक रेगिस्तान, या अंटार्कटिक मरुस्थल बोल सकते हैं, रेगिस्तान बोल सकते हैं। तो पहला फैक्ट तो यही इंपॉर्टेंट है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका अंटार्कटिक रेगिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो आपका अंटार्कटिक का महाद्वीप पर स्थित है। दूसरा आ जाता है आपका सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल बताइए, सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? आपका अफ्रीका और अमेरिका। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल की जो आपका है अफ्रीका और अमेरिका में है। न्यूबियनिया रेगिस्तान की बात करें उत्तरी पूर्वी सूडान में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आपको NTPC में क्वेश्चन देखने को मिला था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। रेलवे क्वेश्चन रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। थार मरुस्थल की बात करें तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। गोबी मरुस्थल आपका चीन मंगोलिया हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल की बात करें तो बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिणी अफ्रीका में क्या है? कालाहारी मरुस्थल आपका स्थित है। उसी के साथ साथ बात करें पेंटागोनिया मरुस्थल, तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? आपका अर्जेंटीना में है और चिली में है। कहाँ पर है? पेंटागोनिया मरुस्थल आपका अर्जेंटीना और चिली में हो जाएगा। बात करें मोजाम्बे मरुस्थल की, तो मोजाम्बे मरुस्थल आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और उसी के साथ साथ दो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बात करें सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, तो सबसे बड़ा जो उष्ण मरुस्थल है वह है आपका सहारा मरुस्थल। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका मरुस्थल। बात करें आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल जो है आपका क्या है? आटाकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। तो इन दो फैक्टों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य में स्थित है। आपका सही जवाब क्या होगा? तो ये आपका किस राज्य में स्थित है? आपका गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऊर्जा संयंत्र या स्टेशनों के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे काकरा पारा पूछा गया था आपका गुजरात में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तारापुर कहाँ पर है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। रावत भाटा की बात करें तो रावत भाटा कहाँ पर है? रावत भाटा आपका राजस्थान में है। कैगा की बात कर लें, कैगा कहाँ पर है? कैगा आपका कर्नाटक में है। और करपक्कम आपका कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण स्टेशन दिए गए हैं जहाँ से संबंधित आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चारों आपके विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर की, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होगा? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। सियाचिन
सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं भारत के में उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियरों के बारे में जहां से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्रीय ग्लेशियर जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है आपका उत्तर काशी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर काशी में स्थित है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बात करें पिंडारी ग्लेशियर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रेलवे एग्जाम इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ALP में क्वेश्चन पूछा गया था कि पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पर है? नंदा देवी यानी उत्तराखंड में स्थित है। बात करें हिस्पार ग्लेशियर की, तो हिस्पार ग्लेशियर कहाँ पर होगा? हिस्पार ग्लेशियर जो है मेरे प्यारे साथियों ये आपका जम्मू कश्मीर में है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, हिस्पार ग्लेशियर आपको पता होना चाहिए। बात करें गॉडविन ऑस्टिन, तो सबको पता होगा लद्दाख में स्थित है, इसका तो सबको ही पता होता है। सोनापानी ग्लेशियर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोनापानी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें कफिन ग्लेशियर की, कफिन ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में स्थित है। बाल्टोलो ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन आरपीएफ 2024, इस पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि सीधा आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो बाल्टोरो ग्लेशियर आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चोंग की बात करें तो आपका लद्दाख में है और बंदरपंच ग्लेशियर आपका उत्तराखंड में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ड्यूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? क्वेश्चन पूछा गया है ड्यूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। तो मेरे प्यारे साथियों जो ड्यूरंड रेखा है वह आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपको बी विकल्प में दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपकी रेखाओं के बारे में और उनसे संबंधित देशों के बारे में जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी और ये आपसे रेलवे एग्जाम में पूछी गई हैं। जैसे पहली है आपकी सिग्राफिड रेखा। सिग्राफिड रेखा कहाँ पर है? तो सिग्राफिड रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस में के बीच है। कौन सी कहाँ पर सीमा बनाती है? जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है। क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। उसी के साथ बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो सभी बच्चों को पता होगा भारत और पाकिस्तान के साथ साथ भारत और बांग्लादेश भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है, तो आपका करेक्ट जवाब होगा। कर्जन रेखा, कर्जन रेखा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलैंड और रूस के मध्य में स्थित है। यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कर्जन रेखा कहाँ पर स्थित है? तो पोलैंड और रूस के मध्य स्थित है। बात करें पर्पल रेखा की, तो पर्पल रेखा आपकी इजराइल और सीरिया, पर्पल रेखा कहाँ पर है? पर्पल रेखा भी इंपॉर्टेंट है, इजराइल और सीरिया के मध्य स्थित है। बात करें 24वीं समांतर भारत और पाकिस्तान के बीच है। किसके बीच में? 24वीं समांतर अगर आपसे पूछ ले जाए तो 24वीं समांतर और रेड क्लिफ दोनों ही भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। हिंडनबर्ग की बात करें जर्मनी और पोलैंड हो जाएगा। ग्रीन लाइन की बात करें तो ये आपकी इजराइल और मिस्र के बीच में है। 20वां समांतर रेखा की बात करें तो आपका लीबिया और सूडान के मध्य स्थित है। इन रेखाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि जो होगी देवनागरी होगी, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये जो कहा गया है अनुच्छेद 243 में कहा गया है। 243 अनुच्छेद इसमें टी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो हम जैसे आपको पता है हम हर वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल लेकर आते हैं, तो आज जो हम लेकर आए हैं भाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल लेकर आए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये सभी आर्टिकल आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड होने वाले हैं क्योंकि रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बात करें अनुच्छेद 120 की, तो अनुच्छेद 120 में क्या कहा गया है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसका विवरण जो मिलता है आपका अनुच्छेद 120 में मिलता है। उसी के साथ साथ अनुच्छेद 210 में जो है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो विवरण मिलता है 210 में मिलता है। उसी के साथ अगर बात करें अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया है? तो संघ की भाषा का विवरण आपका अनुच्छेद
सॉरी 343 में है। अनुच्छेद 344 की बात करें तो आपकी राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का जो गठन किया गया है आपका 344 में कहा गया है। 345 की बात करें तो राज्य की भाषा या राजभाषा, राज्य की भाषा या राजभाषा का जो विवरण है आपका 345 में है। अनुच्छेद 346 की बात करें तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्राचार की भाषा यानी पत्राचार की भाषा की बात करें तो आपका आर्टिकल या अनुच्छेद 346 में कहा गया है एक देश और दूसरे देश के मध्य की बात करी गई है। तो आगे बात करें अनुच्छेद 347 में, तो अनुच्छेद 347 में जो कहा गया है किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल है 348। तो 348 में जो कहा गया है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के और आपके अधिनियमों विधेयकों आदि में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा है उसका विवरण आपका 348 में है। 349 की बात करें तो 349 में है भाषा से संबंधित कुछ विधियां आपका अधिनियमित करने की प्रक्रिया है। 350 की बात करें व्यवस्था के निवारण के लिए आपकी 350 में है। और 351 की बात करें तो आर्टिकल 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जो दिए गए हैं आपके 351 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था। तो बात करें महात्मा गांधी ने जो रोलेट एक्ट सत्याग्रह था ये किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए 1919 में शुरू किया गया था, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इतिहास की घटनाओं के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा पहला है बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन कब शुरू किया गया था, आपका 1905 में किया गया था। बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, पता होना चाहिए। मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी 1906 में हुई थी। कांग्रेस का बंटवारा बात करें तो कांग्रेस का बंटवारा आपका 1907 में हुआ था। होम रूल आंदोलन की बात करें तो होम रूल आंदोलन आपका 1919 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो दिसंबर 1916 में हुआ था। माउंटेंगू घोषणा कब हुई थी, 20 अगस्त 1917 में हुई थी। स्वराज पार्टी के गठन की बात करें या स्थापना की, तो स्वराज पार्टी का गठन या स्थापना कब हुई, आपका 1 जनवरी 1923 में हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की बात करें तो अक्टूबर 1924 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। वहीं पर साइमन कमीशन की नियुक्ति की बात करें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी और 3 फरवरी आपका 1928 को भारत में आगमन हुआ था। नेहरू रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो नेहरू रिपोर्ट जो आई थी आपकी अगस्त 1928 में आपकी नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो इन डेटों के इन आधुनिक इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो बात करें भारतीय इतिहास में जो आलमगीर के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, औरंगजेब को आपका भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है, यानी सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। बात करते हैं भारत में कुछ महत्वपूर्ण आपके भारत के व्यक्ति और उनके उपनामों के बारे में, उनकी प्रसिद्धियों के बारे में जो उन्हें कहा जाता है। ये फैक्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उड़न परी भारत में किसको कहा जाता है, तो पीटी ऊषा को जो कहा जाता है आपका उड़न परी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए आपका स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। बात करें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, तो किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। बात करें गुरुदेव, तो गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है, आपका रविंद्रनाथ ठाकुर को।
बात करें आपके चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को, आपका राजा जी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए भारत का शेक्सपियर या शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो आपका कालिदास को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नेपोलियन, भारत का नेपोलियन या नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो बादशाह खान इसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो था आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था और आज के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट थे। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिस पर हम जीके और आपके रीजनिंग की इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्लास लेकर आते हैं। उस पर रीजनिंग के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं। तो दूसरे चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना आपकी स्क्रीन पर जो चैनल शो हो रहा है इसे जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बात करते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो पीडीएफ आपको हमारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल, उस चैनल हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।